अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म व आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपसे न्यूकॉन एजेंडा और नेटो के बारे में बात की थी और आपको ये बताया था कि न्यूकॉन एजेंडा एक नज़रिया है जिसका ये मानना है कि अमेरिका की एक ख़ास तकदीर है और अमेरिका एक ऐसा एक्सेप्शनल मुल्क है जिसकी ये तकदीर है कि वो सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करे। और हुक्मरानी से ये मुराद है कि तमाम दुनिया के वसाइल अमेरिका की अशराफिया के इस्तेमाल में रहें और फिर वो उन वसाइल को जैसे मुनासिब समझें इस्तेमाल करें। मैंने आपके साथ नेटो के बारे में भी बात की थी और आपको बताया था कि ये एक अलायंस है अमेरिका का और यूरोप का, जिसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक अजारादारी मुसल्लत की जा सके और जहां जहां अमेरिका को और यूरोप को ये महसूस हो कि कुछ मुल्क अमेरिका की सुप्रीमेसी को नहीं मान रहे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और इसी तनाजुर में मैंने आपको यूक्रेन और रशिया के बारे में भी बताया था और मैंने ये भी बात की थी कि किस तरीके से न्यूकॉन नजरिया और ग्रेटर ज़ायनिज़्म का नजरिया एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। यानी ये कि अमेरिका की अशराफिया को मुख्तलिफ रीजन्स में ऐसे मुल्कों की ज़रूरत है जो अमेरिका के नज़रिए को और अमेरिका के इस प्लान को पूरी दुनिया के ऊपर नाफिज करें। और मिडिल ईस्ट के अंदर उन्होंने इजराइल को इस काम के लिए चुना है और इजराइल का ये फायदा है कि अमेरिका को अपना बॉस बनाकर वो अमेरिका की फौजें, अमेरिका के रिसोर्सेज यूज कर अपने ग्रेटर इजराइल के अज़ाइम को पूरा कर सकते हैं। तो आज इस नजरिए के बारे में थोड़ी सी तफसील जानते हैं और देखते हैं कि इस काम को सरअंजाम देने के लिए, यानी ये कि ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए और अमेरिका की हेजेमनी पूरी दुनिया पे कायम करने के लिए क्या किया जा रहा है। आज के वीलॉग के लिए मैं जिस आर्टिकल से मवाद ले रही हूँ उसका नाम है क्लीन ब्रेक 7 वॉर्स केओटिक मिडिल ईस्ट। यानी ये कि क्लीन ब्रेक का मतलब माजी से बिल्कुल हटकर एक नई तर्ज अमल को अपनाना, 7 वॉर्स यानी 7 जंगें, केओटिक मिडिल ईस्ट यानी एक ऐसी मशरिक वुस्ता जो केओस में रहे, जो स्टेबल ना हो सके। और ये आर्टिकल लिखा है मोहम्मद अब्दुल रज़ाक ने 12 जनवरी 2025 में। तो आए देखते हैं आर्टिकल हमें क्या बताता है। आर्टिकल ये बताता है कि 1996 में एक स्टडी ग्रुप जो कि एक इजरायली थिंक टैंक जिसका नाम था इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल स्टडीज, इस थिंक टैंक ने बीबी नेतन्याहू के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनवाया और इस डॉक्यूमेंट का मकसद ये था कि इजराइल के जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हल किया जाए। और नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि ये जो थिंक टैंक बना था और इजराइल की ईमा पर बना था, इसको हेड कर रहे थे रिचर्ड पर्ल, जो कि एक फॉर्मर यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रह चुके थे 1981 और 1987 के दरमियान। सो नाजरीन, यहाँ पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कई दिहाइयों से अमेरिका की अशराफिया, उनके मिलिट्री एलीट्स, उनके ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो अपनी जॉब्स पे हों या रिटायर हो गए हों, वो इजरायली थिंक टैंक्स के लिए काम भी करते रहे हैं और अपना एक्सपर्टीज भी उनको देते रहे हैं। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया गया, इसका नाम था अ क्लीन ब्रेक, अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिंग द रियल्म, और इस पॉलिसी को आम अल्फाज में पॉलिसी ऑफ क्लीन ब्रेक के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कि 1996 में इस पॉलिसी में क्या प्रपोज किया गया था। पॉलिसी में ये प्रपोज किया गया था कि ऐसे तमाम मुल्क जो इजराइल के खिलाफ हैं, अनफ्रेंडली हैं, वहां पर वायलेंस के जरिए रेजीम चेंज किया जाए। जी नाजरीन,
पॉलिसी ने यही रेकमेंड किया था कि ऐसे तमाम मुल्क जिनकी हुकूमतें इजराइल का साथ नहीं दे रही हैं वहां पर वायलेंस यानी जंग के जरिए रेजीम चेंज किया जाए। रेजीम चेंज से ये मुराद है कि उस मुल्क के हुक्मरानों की हुकूमत को गिराकर ऐसे हुक्मरानों को लाया जाए जो दर हकीकत इजराइल और यूएस के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हों। इस पॉलिसी पेपर के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था वर्किंग जॉइंटली विथ जॉर्डन एंड टर्की टू कंटेन, destabilize and roll back entities that are threats to all three, that is Israel, Turkey and Jordan। यानी ये कि जॉर्डन और तुर्की के साथ मिलकर ऐसे तमाम एंटिटीज यानी ऐसी तमाम हुकूमतों या ऐसे तमाम मुल्कों को कंटेन किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए और रोल बैक किया जाए जो कि इजराइल, तुर्की और जॉर्डन के लिए खतरा है। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था changing the nature of relations with the Palestinians, particularly reserving the right of hot pursuit anywhere within Palestinian territory for self-defense, as well as attempting to promote alternatives to Arafat's leadership। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि फलस्तीन के इलाके के अंदर जाकर जहां जहां पर भी फलस्तीनियों को खत्म किया जा सके वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। और चूंकि ये 1996 में रिपोर्ट लिखी गई थी तो उस वक्त यासिर अराफात फलस्तीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और इस पॉलिसी में साफ कहा गया था कि अराफात को हटाना पड़ेगा। और इस पॉलिसी का तीसरा ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेसिंग सेल्फ रिलायंस एंड अ न्यू स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये कि इजराइल अपने ऊपर रिलाय करे और अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट करे। नाजरीन, 1996 में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखा जाता है और इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए हैं। अब ये देखते हैं कि इन्होंने किन मुल्कों को टारगेट किया था जहां पर रेजीम चेंज करनी पड़ेगी। नाजरीन, इस पॉलिसी में 7 मुल्कों को आइडेंटिफाई किया गया और ये बताया गया कि इन 7 मुल्कों के अंदर अगर रेजीम चेंज नहीं किया गया तो फिर ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। ये 7 मुल्क थे इराक, सीरिया, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। नाजरीन, ये जो 7 मुल्क हैं इनमें से 6 मुल्कों के ऊपर अमेरिका या इजराइल मिलकर या अलग अलग हमला कर चुके हुए हैं और 7वां मुल्क जो कि रह गया था वो ईरान था और उसके ऊपर अभी कुछ हफ्तों पहले इजराइल ने और फिर अमेरिका ने हमला किया। आर्टिकल हमें यह बताता है कि 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद 2011 में लिबिया और सीरिया के ऊपर हमले किए गए, उसके बाद इजराइल ने सूडान के ऊपर हमला किया और 2024 में सीरिया की बशर अल असाद की हुकूमत को गिरा दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो ने लिबिया को भी तबाह कर दिया और अब आखिरी मुल्क जो बचा था ईरान, उसके ऊपर भी हमले शुरू हो चुके हुए हैं। इस क्लिप में आप रिटायर्ड जनरल वेस्ली क्लार्क को सुन सकते हैं जो कि 1997 से 2000 तक नेटो के सुप्रीम एलाइट कमांडर रहे थे और इस क्लिप में वो ये बता रहे हैं कि किस तरह उनको बताया गया कि अमेरिका का ये प्लान है कि वो 7 मुल्कों को इन्वेड करेगा और वहाँ पर जंग की जाएगी। He said he reached over on his desk, he picked up a piece of paper and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. नाजरीन, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि 1996 में बना था उसके ऊपर अमल किया जा रहा है और वो तमाम मुल्क जो कि अमेरिका या इजराइल की बालादस्ती को चैलेंज करते हैं उनमें रेजीम चेंज की कोशिशें कामयाब हुई हैं।
ईरान पर जो हमला फिलहाल किया गया है उसमें रेजिम चेंज तो नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। जब तक ईरान के अंदर रेजिम चेंज नहीं होगी और ऐसी हुकूमत नहीं आएगी जो इजराइल और यूएस के मफाद को प्रमोट नहीं करेगी, तब तक ईरान के साथ जंग जारी रहेगी। नाजरीन, आपको ये भी बताती चलूं कि पूरी दुनिया में जो ऑयल के कुदरती वसाइल हैं उसमें से तीसरे बड़े ज़खायर ईरान के पास हैं और दर हकीकत इस जंगों के पीछे ईरान की ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करने का भी मकसद है। ईरान की क्या हिस्ट्री है, इनकी ऑयल फील्ड्स किस किस तरीके से अमेरिका ने एक्सप्लॉइट की, इसके बारे में मैं आपके साथ अगली दफा बात करूंगी। ये था आज का वीलॉग जिसमें मैंने आपके साथ क्लीन ब्रेक पॉलिसी के बारे में बात की। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जहां भी रहें अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।